India's #1 channel for every viral trend. The real talk. And the next big thing. This is Kalinga Worldwide Network and you're watching Pop Nation. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। दिवाली हो गई है ख़त्म, अब आने वाला त्यौहार है आपका भूतों का। पर भूतों से भी पहले दिवाली ख़त्म तो हो गई है, अगर पूरी समाप्त नहीं हुई। छठ बचा है, सीता जी का फास्ट होना बचा है अभी, उसके बाद आएगा भूतों का। एक भूत कल रात को दिल्ली में भी आए थे, जिनका नाम था ट्रेविस स्कॉट। भाई साहब आए तो बहुत जोर शोर से थे कि कुछ कर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भर देंगे। आधा स्टेडियम खाली, टिकटें बाहर फ्री में बिक रही हैं, 200 रुपए की दलाली चल रही है, कुछ भी हो रहा है। यही दिल्ली था जब एक टाइम पर इस हफ्ते हार्डवेल, अगले हफ्ते टीएस्टो, अगले हफ्ते मार्टिन गैरिक्स, अगले हफ्ते और सारा फुल जाता था। आज वो हाल हो चुका है कि भाई ट्रेविस स्कॉट आ रहा है, काइली जेनर का पुराना बंदा, उसके बच्चों का बाप, पुराना पति, पार्टनर था, बच्चे का बाप, बच्चों का बाप है। बच्चों का बाप था। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, स्टॉमी और एक और है, उसका नाम नहीं कॉर्टनी तो उसकी बहन है काइली। उसके बेटे का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को कुछ। मतलब मैं अपने आप को बहुत खूबसूरत इंसान नहीं मानता हूँ, मगर ट्रेविस स्कॉट को अगर मेरे सामने खड़ा कर दोगे तो मैं बहुत सुंदर आदमी हूँ फिर। अरे पैसे का डिफरेंस है यार, पैसे का डिफरेंस। मतलब सैड चीज ये है कि अगर पैसा भी डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा है, क्या फायदा भाई? क्या फायदा? क्या फायदा? काइली जेनर के साथ रह लिया यार, काइली जेनर के साथ बच्चा है उसका, ये फायदा कम फायदा है कोई। तो काइली जेनर अब उससे पैसा वसूल भी तो रही है पूरी जिंदगी, डाइवोर्स लेके। अरे डाइवोर्स नहीं हुआ है, नहीं था, शादी नहीं हुई थी, नहीं मिली है, शादी नहीं हुई थी, सिर्फ बच्चा हुआ है, सिर्फ बच्चा हुआ। साथ में थे। बच्चे के लिए भी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना प्रोविजन की उसके लिए। काइली जेनर को जरूरत है क्या? काइली जेनर इज लाइक, हाँ मतलब क्या वेरी फेमस। आप और क्या सोचोगे जिसकी पहली आइडेंटिटी यही है कि काइली जेनर उसके साथ थी, तो क्या उसका क्या नाम होगा अपने में? बस ये तो है ही। पर ठीक है, मतलब ऐसा नहीं मैंने गाने नहीं सुने, मैं फैन नहीं हूँ। हाईएस्ट इन द रूम सुना है, बटरफ्लाई इफेक्ट, एक फीन चलता है बस। इंडियन ऑडियंस को वही सबसे ज्यादा पता होगा। कॉन्सर्ट में भी सिर्फ यही सुन रहे हैं लोग वहाँ पे जाकर। कौन सा कॉन्सर्ट में भी सिर्फ यही 2 गाने तो हैं जिसपे लोगों ने वाइब करा है, उसके अलावा कौन सा पूरी वाइब नहीं करा। हाईएस्ट इन द रूम की वीडियो आई थी, वो पागलों की तरह वो कूदा, क्राउड हाथ में फोन लेके बस खड़ा हुआ है। अरे टिकट्स के चक्कर में असली फैन जा ही नहीं पाया। और अरे टिकट्स के चक्कर में क्यों? इंस्टाग्राम पे तो बतेरे लोग डाल रहे थे स्टोरी की ट्रेविस स्कॉट के टिकट्स अवेलेबल लिमिटेड। तो फिर महंगी करके बेच रहे हैं ना, ओरिजिनल प्राइस थोड़ी, एमआरपी थोड़ी है। सस्ती करके बेची है लोगों ने स्टार्टिंग में, कॉन्सर्ट से पहले। अब कॉन्सर्ट जब हुआ, लोगों को पता चल गया क्या वैल्यू है उसकी, क्या वर्थ है उस पैसों की। नहीं है तभी तो 200 रुपए में बिक रही थी। इस बार एक्चुअली रीसेलर्स का कटा है। हाँ एक्चुअली उस पूरे इवेंट की टिकट्स इस वजह से बिकी क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोगों को स्टोरी hype डाली बनानी थी, थी, वरना बस। बिकती भी नहीं। True. और वो 4 गाने भी इसीलिए सुने गए थे जो लोग वाइब कर रहे थे। टेलर स्विफ्ट, दिलजीत दोसांझ, इन सबके साथ यही चीज होती है, एमआरपी के प्राइस। हाँ उनके साथ तो होती है, बट वो खुद खैर- लाइक कितने आर्टिस्ट अपने खुद की टिकट्स लेकिन ब्रोकर्स को उनकी दे नीश देते हैं। ऑडियंस नहीं है ना। अभी हम ट्रेविस स्कॉट की काफी नीश ऑडियंस है जो ट्रेविस स्कॉट सुनती है। टेलर बट उस स्विफ्ट हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में दिलजीत दोसांझ और इंडियन आर्टिस्ट की ज्यादा बड़ी ऑडियंस इंडिया में हाँ, मिलेगी देन ट्रेविस क्योंकि- स्कॉट। exactly, इट्स जस्ट बस। इंस्टाग्राम इफेक्ट जो दैट इज ऑब्वियस। दैट इज ट्रू। बट वो पहले हमें देखो, ठीक है जो हुआ सो हुआ। दिलजीत का भी मैंने सेम ही देखा है, पिछले बार हमने बात भी करी थी। इंट्रोडक्शन तो करवाओ भैया पहले। सर ने बैठे हैं हमारे यहाँ पे यार, इनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मैं उस पर आऊंगा, मैं तरीके से आता हूं। चले गए थे यार भाई साहब जो है भूल, वो एक्चुअली फॉर्मेट हमने थोड़ा सा बदल दिया ना, इतना बैक टू बैक कर लिया कि फॉर्मेट ही दिमाग से निकल चुका है बाहर कि कहाँ जा रहा है। चलिए ट्रेविस स्कॉट का इंट्रोडक्शन तो हो गया था। मैं कर रहा था इंट्रोड्यूस, बट सब लोग कूद पड़े उस पर ऐसे कि भाई वो जैसे कोई नहीं, जो बच्चे इक्के दुक्के लोग कूद रहे थे ना कल वहां पे, वैसे ही मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहा था ट्रेविस स्कॉट का मैं, बट सब लोगों ने ऐसा काइली जेनर से पकड़ा कि काइली जेनर मेन टॉपिक बन गई थी। ट्रेविस स्कॉट की तो हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग जाएंगे 2 चीज़ों पे और। पहला, आपका ग्रैब 2 जो है दिल्ली में लागू हो गया है,
और लागू इसलिए हो गया है क्योंकि सड़कों पे गाड़ियां देखी है आप, बम्पर टू बम्पर चल रही हैं सब। ठीक है, कहीं भी जाइए कोई जगह है नहीं। ये हंसी इसलिए क्योंकि डायलॉग कहीं से आया था उड़ता उड़ता हमारे पास, तो हमने भी बम्पर टू बम्पर यहाँ लगा दिया, चिपका दिया उसे। दोनों बातों में चर्चा करेंगे कि ग्रैब 2 से क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो दूसरा, ये जो ट्रैफिक इस बार जो दिल्ली में दिखा है, ये नहीं देखा हमने भाई, इस तरह का ट्रैफिक तो नहीं दिखा दिल्ली नहीं यार, चलता है दिल्ली में। नहीं, इतना भयंकर नहीं देखा भाई मैंने। अरे आप दिल्ली में आए तो सही ना भी, आपके दिल्ली के चक्कर मैं दिल्ली में पिछले 27 साल से रह रहा हूँ भाई। क्या बात दिल्ली नहीं कहते, एनसीआर में रहते हो आप। ये वही बात हो गई कि मैं ब्लैक हूँ पर मैं अमेरिकन कैसे हो सकता है ना भाई। ब्लैक अमेरिका में पैदा हुआ तो अमेरिकन ही रहूंगा ना। मैं ब्लैक हूँ व्हाइट, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम नोएडा वासी। बॉर्डर डिफरेंस है भैया, बॉर्डर डिफरेंस की बात नहीं, बात ये है मेजर डिफरेंस पता है क्या दिल्ली और नोएडा और के ट्रैफिक का। नोएडा में स्पेसिफिक टाइम पे ट्रैफिक लगता है, रोडें खुली चौड़ी हैं, दिल्ली में चौड़ी सड़कें नहीं है। मैं सिर्फ पॉइंट आउट करना चाहूंगा, देखो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था टॉपिक का, लेकिन भाई साहब लेकर उठा के देखो कहाँ जा रहे हैं, कच्ची हो गए। चलिए बात करेंगे इन सब पे, स्टार्ट करेंगे ट्रैविस स्कॉट से। मगर पहले स्वागत करिए एक बार फिर से पॉप मैंशन के अंदर सुभद्रा श्रीवास्तव जी और मानसी दुबे जी, और साथ ही साथ मानी खजूरिया ऑन द पीसीआर। मगर हमारे साथ आज एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अमन निम जी, पीआर पंडित कहला सकते हैं आप उन्हें, दिल्ली के पीआर पंडित। जितने यहाँ पर कंपनियां चल रही हैं उनका धावा यही बोलते हैं, खोलते हैं, मरोड़ते हैं, पिलाते हैं, गुलाते हैं, सिखाते हैं। अमन जी आज बात करेंगे हमारे साथ, चर्चा में जुड़ेंगे, कुछ मार्केटिंग की इनसाइट्स भी लेकर आए होंगे तो शेयर करेंगे, सुनते हैं, हम लोगों को ज्ञान मिलेगा। सिंपल सी बात। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। सबसे पहले ट्रैविस स्कॉट को पेलते हैं। बताओ भाई, हाँ आप कंटिन्यू करो। क्या काइली जेनर क्या था, बताइए क्या चल रहा था काइली जेनर में। हम बात यही करते हैं ना कि ट्रैविस स्कॉट की जो आइडेंटिटी है वो पूरी रिवॉल्व ही काइली के अराउंड करती है। इवन आई थिंक ही आल्सो गॉट फेमस बिकॉज ही वाज इन अ रिलेशनशिप एंड हैड चिल्ड्रन विद काइली जेनर। बट मैं इस बात से डिफर करता हूँ। मैं ट्रैविस स्कॉट के साथ खड़ा हूँ। ट्रैविस स्कॉट खड़े हो जाओ, बट नहीं, के साथ तो उसके फैंस नहीं खड़े हैं अभी, देखो स्टेडियम में खाली है। मैं ट्रैविस के साथ खड़ा इस बात पे नहीं कि मैं उसका भाई बन के खड़ा हुआ हूँ, नहीं, मैं इस बात पे खड़ा हूँ कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो काइली जेनर से नहीं आई है। काइली जेनर से पहले भी वो बहुत था यार। काइली जेनर ने उसको एक बूस्ट दिया था, जहाँ पे उसका नाम ग्लोबली चला गया। भारत में एक शब्द है जिसको कहते हैं बलिदान। अच्छा, ट्रैविस स्कॉट अपने कॉन्सर्ट्स के अंदर बलिदान दिया करता था। मैं इल्यूमिनाती सैटानिक रिचुअल्स, कल वो जो अभी मैंने कहा कि भूतों का त्योहार आ रहा है, ट्रैविस स्कॉट का वो क्या, जैसे हमारे लिए दिवाली होती है ना, ट्रैविस स्कॉट के लिए हैलोवीन होगा। अर्थक्वेक ले आती है जनता उसकी यार, इतना पागल कर देता है यार। टेलर स्विफ्ट तो कैजुअली लाती है वो भी कौन सी कम है, वो भी तो ये सब चीजों में है। नहीं मतलब not that openly. I'm not sure if she actually, or she has actually shown this in one of her हाँ symbol she has shown, मतलब लेकिन not really। हनी सिंह ने भी शो करा है। सिंबल छोड़ो, ये सारे के सारे मेरे को तो लिटरली इंडस्ट्री के प्लांट्स लगते हैं कि वो बताते हैं कि इनको कैसा गाना कैसे गाना चाहिए, एंड जिस गाने के थ्रू एक स्ट्रेटजी होती है कि एक गाना तुम इस ऑडियंस के लिए ऐसे बनाओगे ना, हिट करेगा ही करेगा। और वो आर्टिस्ट को दे देते हैं, आर्टिस्ट ने क्या करना, सिर्फ गाना है, और गाने के बाद उसकी पब्लिसिटी करना, मार्केटिंग करना, उसको टॉप स्पॉट्स दे देना, वहीं से पूरी मार्केटिंग बनती है। वहीं से जिस आर्टिस्ट को तुम जानते भी नहीं होगे ना एक महीने पहले, वो एक महीने के बाद इतना हिट आर्टिस्ट बन चुका होगा कोई हिसाब नहीं। शुभ को देख लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। उसके 3-4 गाने आए थे स्टार्टिंग में, एक महीने में एक गाना। मैंने 3 महीने बाद उसको डिस्कवर किया, उसके पहले गाने आने के बाद, और इतना हिट गाना था वो, कोई हिसाब नहीं। सेम थिंग इज गोइंग विद गुरु रंधावा राइट नाउ। बैक टू बैक गाने आ रहे हैं हर एक इंस्टाग्राम पे, मार्केट और इन सब की वजह से चल रहा है। नहीं कर रहा है, बट अभी जो रिसेंटली उसकी जो पॉपुलैरिटी हुई है वो इस वजह से ज्यादा ये बैक टू बैक आ रहा है, हर एक आ रहा है। कल के बाद लाइन लगे, करण औजला का भी सेम हो रहा है। रही इसकी हनी सिंह की बात, मेरे को लग रहा है वो बस अपनी ऑडियंस बढ़ाने के लिए वो सिंबल्स यूज कर रहा था। आई डोंट थिंक सो उसका नहीं, बट ही हैज ओपनली एडमिटेड इन पॉडकास्ट आल्सो कि उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा गॉड और स्पिरिचुअलिटी से अलग चला गया था और वो एक दूसरे जोन में था towards something that was very dark. He has said that. He has said this, that he's gone to the dark side, but that doesn't mean directly that he started practicing satanic no, not exactly rituals. Practicing, but I feel कि he was indirectly indicating that he might kind of उसका faith lose हो गया था from God and stuff. है ना, चलो आओ तुम्हें बुलाता हूँ स्टूडियो में, आदिया के साथ कुछ दिखाऊंगा, क्रेजी चीजें दिखाऊंगा। देखो मेन चीज़ ये है कि जो इस पूरे के पूरे इवेंट में हुआ,
ट्रैविस स्कॉट वाले में कि टिकटें आई, उसको पहले ही दूसरे दिन में बोल दिया कि सोल्ड आउट है, उसके बाद जो है टिकट बाहर चली जाती है ब्लैक मार्केट के अंदर, ब्लैक मार्केट में उसको डबल प्राइस करके बेचने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो गई, मैंने यहाँ पे पहले भी एक बार समझाया था ये इसी शो के ऊपर कि गेम क्या है, गेम समझो। मैं मान लेते हैं, मैं दिलजीत का एग्जांपल दूंगा क्योंकि दिलजीत के कॉन्सर्ट में चीज़ हुई थी। मान लेते हैं मैं दिलजीत हूँ, मैंने अपना शो अनाउंस किया, ठीक है, 1000 रुपये की टिकट रखी, मान लेते हैं उसमें 1000 की भी है, 3000 की भी, 4000 की भी है, सब टिकट्स हैं, एवरेज आउट करके सारी टिकट का कॉस्ट आ जाता है 3000 रुपये। अब मान लेते हैं 10 लाख टिकट बिक गई, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख टिकट बिक गई, ठीक है, या 10 लाख बोल रहा हूँ, 10,000 टिकट बिक गई। अब मान लेते हैं जितना भी अमाउंट रेवेन्यू उसके अंदर आया वो सब कुछ वाइट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। आप बुक माई शो पे टिकट बुक कर रहे हो, वहाँ पे टैक्स कट रहा है, जीएसटी कट रहा है, सब कुछ कट रहा है, सारा काम धंधा वहाँ पर हो रहा है। उसके बाद क्योंकि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड हो रहा है भारत सरकार के पास, इनकम टैक्स के पोर्टल पे हर जगह से रिकॉर्ड हो रहा है वो ट्रांजैक्शन। तो अब मैं 3000 की टिकट जो है, मान लेते हैं मैं 3000 में शो कर रहा हूँ और 3000 की टिकट है, मुझे उस पूरे के पूरे रेवेन्यू में से सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि मैं बुक माई शो पे शो अनाउंस करता हूँ, मैं अपने बंदे बिठा देता हूँ और वो बंदे जाके क्या करते हैं, धनाधन सिर्फ ब्लॉक करके बैठते हैं। कैसे? क्रेडिट कार्ड से जब आप पेमेंट करते हो ना, आप जब भी जाके, मान लेते हैं मैंने मूवी की टिकट बुक करी, 2 सीट सेलेक्ट करी, अब मैं गया, मैंने प्रोसीड दबाया और मैं आ चुका हूँ क्रेडिट कार्ड के ओटीपी पेज पे। जब तक ओटीपी वापस आप डालोगे नहीं तब तक वो 2 सीट्स ब्लॉक्ड होती हैं। और जब भी आप ओटीपी डालने के लिए जाओगे क्रेडिट कार्ड के उसके पेज के ऊपर, आपको दिखेगा वहां पे 10 सेकंड का टाइमर हो, 10 मिनट का टाइमर होता है, 10 मिनट तक वो सीट्स ब्लॉक्ड रहती हैं वहां पे, ठीक है। अब हो करते क्या है, बार बार यही उसको वो बैठाते हैं 100 बंदे 200 बंदे क्रेडिट कार्ड लेके, वो क्या करते हैं, जैसे ही टिकट ओपन होती है सारा ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। पूरी माइनिंग स्टाइल हो गया पूरा एक तरीके से, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उसको परचेज भी करते हैं। और परचेज कौन करता है? जो शो कर रहा होता है। मान लो मैं दिलजीत हूं, मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च करे शो करवाने के लिए, 30 लाख की टिकट खरीदना मेरे लिए कोई बड़ी बात है क्या? ठीक है। अब मैं उस 30 लाख की टिकट को निकाल के ऑफलाइन ले जाऊंगा ब्लैक मार्केट में। अब 3000 की टिकट के ऊपर जो मैं टैक्स दे रहा था वो बचा, सीधी इनकम वो बचा, पर वो 3000 अब 6000 में बिक रहा है, तो वो 6000 रुपए पूरा मेरी जेब में, जहां मैं पहले 3000 रुपए में टैक्स दे रहा था। बट खाली सारी बुक माई शो वगैरह पे भी नहीं आती, ये तो बहुत पुरानी टैक्टिक है कि इसकी सिर्फ 10% 20% या मैक्सिमम 40% तक इन प्लेटफॉर्म्स पे आती है। ये जो ब्लैक मार्केट के लिए तो अब वो बोलना शुरू हो गया ब्लैक मार्केट, पहले वहां बिकती है, सारी कैपेसिटी यहाँ आती भी नहीं है। सबसे ज्यादा फेमस तो आपका क्रिकेट मैचेस होते हैं इस चीज के लिए, बुक माई शो पे 17% की कैपेसिटी आती है बस, और वहां पे दिखाते हैं हाउसफुल है, तभी सोल्ड आउट रहती है सारी की सारी टिकट्स। तो वो 17% एक्चुअल में पूरे स्टेडियम का कुछ भी नहीं है। हाँ। जहाँ पे, और इसी वजह से शो जब मैचेस हो रहे होते हैं वो खाली होता है, जब शोज होते हैं खाली होता है, बिकॉज बुक माई शो पे ज्यादा नहीं आ रहा। मेरा दोस्त गया था यार अभी ट्रैविस की कॉन्सर्ट पे, कल ही मेरा दोस्त गया, उसने स्टोरी डाली है कि वो स्टैंड्स पे है, ठीक है, स्टैंड्स खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन जो मेन ग्राउंड था खाली, वो फैन पे 10% लोग नहीं थे उस ग्राउंड के हिसाब से। काफी फनी मीम्स आ रहे हैं। और वो शायद फुल हो भी जाता ब्लैक मार्केट के थ्रू अगर उसकी मार्केटिंग टीम और अनाउंसमेंट टीम का ग्लिच नहीं होता, टाइमिंग सही होती तो वो फुल होता। दिवाली के टाइमिंग्स पे उन्होंने टाइमिंग्स भी था, उसकी टीम ने बाद में अनाउंस कर दिया कि वो मुंबई भी जा रहा है, बैंगलोर भी जा रहा है, और सिर्फ 3-3 हजार की टिकट्स बिक रही है। तो जो वो ब्लैक मार्केट्स थे उनकी पूरी मार्केट कट हो गई। उन्होंने पहले अनाउंस किया कि ऐसा वंस इन अ लाइफ टाइम शो है, तो सारे महंगी टिकट सारी बिक गई, सबने रीसेलर्स ने खरीद लिया कि वंस इन अ लाइफ टाइम, बट फिर उसका सेकंड शो अनाउंस हो गया। और फिर जो लोग नहीं है, ये उन्होंने ऑफिशियली एमआरपी के रेट्स पे जितनी अपनी बाकी के शोज बुक करवाए अभी जो फ्यूचर के हैं, वो सीधा विदाउट ब्लैक में बिकेंगे। जितने भी उनके फैंस हैं उन्हीं को प्रॉपर टिकट्स मिलेंगे, ब्लैक में नहीं चली जाएंगी ऐसे। और जो इनिशियल प्लान बोला गया था वो यही था कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा और पूरी इंडिया में कहीं नहीं होगा। वो रीसेलर्स इस वजह से बेनिफिट लेते भी, बट वो गलत टाइम पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बाकी जगह पे भी। पर पता है जो म्यूजिक मार्केटिंग का कितना बड़ा फेल है फिर तो। मार्केटिंग नहीं, ये मुझे लगता है, हाँ मतलब कह सकते हो मार्केटिंग का फेल है, क्योंकि पता है नहीं मार्केटिंग का भी फेल नहीं है, स्ट्रैटेजी लग रही है मेरे को। स्ट्रैटेजी गलत, जनता पागल है। सुनो मैं बताता हूँ कैसे। कोई मंद बुद्धि पैदल इंसान ही होगा जो ये सोचेगा कि एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहा है और वो सिर्फ दिल्ली में परफॉर्म करके जाएगा, जो कि वर्स्ट जगह है इंडिया के अंदर परफॉर्म करने के लिए।
मैं बता रहा हूँ तुम्हें भाई, वो भी इंग्लिश, मैं बैंगलोर से इंग्लिश समझ आता है। वो भी छोड़ दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ दिल्ली के अंदर मैंने कम से कम नहीं तो 3 सनबर्न और 2 VH1 सुपरसोनिक किए होंगे अपने टाइम में, और मैं खुद मुश्किल से 4 या 5 किसी बड़े आर्टिस्ट के उसमें गया हूँगा बैक स्टेज। मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे वर्स्ट केस मैंने क्या देखा है। डीजे स्नेक का कॉन्सर्ट था 2019 या 18 में, और वो हो रहा था एरो सिटी के पास। पुलिस वालों ने दिल्ली के उनको पैसा नहीं खिलाया था, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ कॉन्सर्ट के अंदर ना खाना अलाउड था ना शराब अलाउड थी, पानी भी नहीं था, और पानी भी अलाउड नहीं था। मतलब तुम अंदर जाके कुछ खरीद नहीं सकते, और उस पर्टिकुलर जगह पे 10,000 लोग खड़े हुए हैं, तुम पानी नहीं पी सकते। मिल रहा था 100 रुपए की भाई लड़ाई है, मैंने स्कैरी है, मैंने घूंसे बजते देखे हैं भाई वहां पर। और मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा प्यास Rightly so. हाँ, और मैं और मेरा दोस्त था अंशुल, हम दोनों गए हुए थे, और ऐसे गए भी नहीं थे। जो मेरा मैनेजर था, हमारा कोई सीन भी नहीं था जाने का, उसने कहा भाई डीजे स्नेक आया हुआ है, बैक स्टेज बैठे आ जाओ। मैंने कहा आ रहा हूँ। गाड़ी भी नहीं थी, एक्टिवा पे गया हूँ मैं बैक स्टेज। तुम सोच रहे हो वो जो आ रहे हैं वो मर्सिडीज लगा, वहां पे लग रही मेरी ब्लू कलर की एक्टिवा जाके। मैंने कहा क्या बाइक वाइक उठा के लेके जाओ, आराम चलते हैं घूमते फिरते। तो स्कूटी ले गए थे भाई, अंदर पहुंचे, अंदर अब वहां प्यास लगी मेरे को, ठीक है, इतना लंबा यहाँ से गुड़गांव तक जाओ, वहां पे जाके मैंने कहा पानी दो, मैं पानी दो, वहाँ पे नो वाटर। मैंने कहा डीजे स्नेक के कमरे से ले आओ भाई एक बोतल निकाल के। अरे ही इज आल्सो नॉट ड्रिंकिंग वाटर। मैंने कहा अरे मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या क्या तमाशा हुआ है उस दिन वहां पे वो, और पानी यानी कुछ अवेलेबल नहीं है। अब मैं गया, मैंने कहा भाई इधर तो पानी है नहीं, बाहर क्राउड में कम से कम मिल जाए कुछ मुझे। मैं बाहर निकल के गया, मैं दिख रहा हूँ वहां घुसे बज रहे हैं भाई, ग्रीन रूम के अंदर। मैं वापस अंदर आ गया, मिलेगा। अब मैं वापस अंदर आ गया, अब मैंने कहा कि भाई निकलना पड़ेगा यहाँ से, शो खत्म होने वाला, निकलना पड़ेगा। पानी नहीं है, कोक नहीं है, कुछ नहीं, प्यास लग रही, भूख लग रही, भाई कुछ तो चाहिए। और वहां पता नहीं कुछ कौन से सुन्न इलाके के अंदर वो बनाया था, वहां से कम नहीं तो 5-6 किलोमीटर चला के जाना पड़ता पानी की बोतल सिर्फ लेने के लिए। कितना स्कैरी है ये। अभी असली पार्ट बचा है। Scare होने मैं पीछे जाता हूँ और डीजे स्नेक का मुश्किल से बचा होगा आखिरी का 5 मिनट, पुलिस वाले आ जाते हैं। और ये ऐसा नहीं रात का टाइम है कि 10 बज रहा है 11, शाम के 4 बज रहे हैं। पुलिस वाले आ जाते हैं, बंद करो, ठीक है। सामने डीजे स्नेक ऊपर बजा रहा है, स्टेज के नीचे पुलिस वाले खड़े हो गए यहाँ के, और डंडा दिखा रहे बंद कर। नाच रहा है। अरे अभी सुन, डीजे स्नेक को फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो अपने हमारे लिए तो ये होता ना, हम तो बॉडीगार्ड से प्रोटेक्टेड है, हमें पुलिस वालों से फर्क नहीं पड़ता अगर हम स्टेज पे हैं तो। वो अपना बजा रहा है, वो पुलिस वाले डंडा दिखा रहे हैं तो उनको भी हाथ दिखा के ऐसे नाच रहा है। भाई वो पुलिस वाले स्टेज पे चढ़ गए, वो जाके उसके साइड जहां पे वो परफॉर्म कर रहा है उसके साइड जाके खड़े होकर जैसे अरेस्ट करके ले जाएंगे डीजे स्नेक को। और पीछे से मैं और अंशुल गाड़ी में बैठे अपनी स्कूटी, हमने कहा भाई इससे पहले हम भी अरेस्ट हो निकले यहाँ से। ये हाल है दिल्ली के कॉन्सर्टों का। स्क्रिलेक्स इतने एम्बैरेसिंग कॉन्सर्ट। हाँ, स्पेशली इम्प्रेशन पड़ता है लाइक बाहर के लिए भी यार। मैनेजमेंट फेल बहुत ज्यादा होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का काफी वो होता है, लाइक काफी ज्यादा बड़ा मेजर फेल होता तो है। लास्ट कॉन्सर्ट था डीजे स्नेक का दिल्ली के अंदर, उसका तो वापस नहीं आया बंदा। और क्यों आएगा, कोई आर्टिस्ट नहीं है। स्क्रिलेक्स मतलब जो सबसे जो गॉड मानते हैं ईडीएम का, डबस्टेप का, वो आदमी का इंडिया के अंदर कॉन्सर्ट अनाउंस होता है। मुंबई बढ़िया, बैंगलोर बढ़िया, भाई साहब आते हैं दिल्ली, लेजर वैली पार्क गुड़गांव में कॉन्सर्ट है। भाई साहब का वो भाई साहब स्टेज पे भी नहीं आए हैं, उनका ओपनिंग एक्ट चल रहा है, न्यूक्लियर बजा रहा है वहां पे, क्राउड बैरियर तोड़ के अंदर घुस गया। यार ये निखिल चिनप्पा देखा है। VH1 सुपरसोनिक था वो, निखिल चिनप्पा करवाता था। निखिल चिनप्पा को बकायदा स्टेज पे आके बोलना पड़ा कि हम बंद करवा देंगे शो, पीछे हो सारे के सारे, सब पीछे हुए, ठीक है, वापस बैरिकेड खड़े हुए। स्क्रिलेक्स स्टेज पे आता है, 15 मिनट के बाद बेस फट गया। स्क्रिलेक्स जिसको बेस किंग बोलते हैं, वो भाई साहब बिना बेस के बजा रहे हैं वहां पे। क्या फायदा पैसा। भाई स्क्रिलेक्स ने कसम खा ली मैं इंडिया नहीं आऊंगा उस दिन, कैसे इंडिया नहीं आया। ट्रैविस स्कॉट के साथ भी तो हुई है, उन्हें जो पकड़ के टी-शर्ट पकड़ के हाँ उन्हें करा है भाई वो। और मैं तो ये सोच रहा हूँ वो मार्केटिंग फेल कह रहे हो, वो मैनेजमेंट फेल, और पता नहीं कौन सा फेल। सू कर देना चाहिए ऐसे मैनेजमेंट कंपनी को। कितना मुझे भी ऐसा लग रहा है काइली जेनर सब खा गई भाई इसका। बॉडीगार्ड खा गए, कहां से आ गई बॉडीगार्ड भी बोले क्योंकि काइली जेनर कैसे बॉडीगार्ड काइली जेनर को प्रोवाइड करवाती होगी, अब जब वो नहीं है तो पछता रहा है वो, ऐसा बोलो। ब्लैक मैजिक कर रखा कार्डाशियंस ने। ये भी हो सकता है, बट मैं ये सोच रहा हूँ भाई इतना बड़ा आर्टिस्ट आया, JLN में स्टेडियम बुक किया, साला पैदल घूम रहा था सड़क पे। तो ऐसे नहीं कर रहे। बॉडीगार्ड कुछ नहीं है, पैदल घूम रहा सड़क पे भाई।
इतना एवरेज वो दिख रहा है लोगों के बीच में कि ना लोग बगल में चला जा रहा है ट्रेविस स्कॉट। यही है क्या? $1 मिलियन सिक्योरिटी कहाँ गई? अब जो मैं MC स्टैन का फैन हो गया उसकी शक्ल देख के भाई, मैंने कहा उससे बड़े तो ये लगता है यार अपना यार वो हरकत नहीं है, बट यही जो आप बोल रहे हो कि लोग चल रहा है वो लोग ध्यान नहीं दे रहे बिकॉज पता ही नहीं है ना। वही तो वही लोगों को वो दूर से स्टोरी बनाने में ही इंटरेस्ट है, लोगों को वहीं से पता है कि कोई है भी। बट अगर पैसे देके गए हैं वो शो देखने फिर So, भी वो दिल्ली में पहचान नहीं पा रहे ये सबसे बड़ा रीजन है कि आधे से ज्यादा इवेंट्स फेल होते हैं बिकॉज लोगों को क्या है कि मैं पैसे देके आया हूँ, तू मेरे को, मैं तेरे को ओन करता हूँ, ये तेरी ड्यूटी है। अगर मैं तेरी फोटो खींच रहा हूँ तो तेरी ड्यूटी है मेरे साथ फोटो खिंचवाना बिकॉज मैंने तेरे उसके लिए वो किया। मेंटालिटी है ये इतनी सिक है अपने आप में। इवन एज अ you know, I am a Delhiite. I've lived here all my life, but this is very embarrassing. माइक पीछे चला गया था। ये जो mentality है, this is like so sick. I have been a Delhiite all my life, and to see such events unfold in front of your eyes, that is like very embarrassing. And not just international artist, अभी मैं लास्ट परमीश वर्मा के कॉन्सर्ट भी क्या था वो जो भी गुड़गांव में गए थे यार उसके में। मैं बता रही हूँ लिटरली वो पहले तो वो आया नहीं है ना, अब क्राउड में गुस्सा भरा जा रहा है, आ नहीं रहा बाकी परफॉर्मेंस आ रहा है, वो आया है लिटरली लोग स्टेज पे चढ़ गए 15 लोग में परमीश वर्मा ढूंढ रही हूँ कहाँ है ये। वो गुस्सा करके गया है, कहता है मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे, लिटरली बोल के गया वो वहां से। यार ऐसे इतना embarrassing स्टेट और सिटी की भी बदनामी होती है एक तरीके से। के टाइम पे भी हुआ था ना, अभी उसने जब रिसेंटली कहा था कि उसका इंडिया टूर जो उसने भी करा है, उसने आके मना कर दिया कि अब मैं करूंगा ही नहीं जब तक यहाँ पे मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी। वही तो एक इन सब चीजों के अंदर ना ये चीज डिफाइन हो जाती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत ज्यादा उन सब चीजों के अंदर एक चीज डिफाइन हो जाती है कि यहाँ पे लोगों को सिविक सेंस है ही नहीं। सिविक सेंस तो छोड़ो, लोग जो आर्टिस्ट को सुनने जा रहे हैं उनको उसका भी नॉलेज नहीं कि वो किसको सुन रहे हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम बोली नहीं है कि ओन कर रहे हैं, मतलब ओन करते हैं वो उसको, उनके लिए वो ऐसा है कि भाई तू आके मेरे सामने खड़ा हो जा। तमीज नहीं है ना। मैं इस चीज को वो भी नहीं बोलूंगा कि गलत है, बट क्योंकि मतलब वो इवॉल्व गलत तरीके से हुई है। क्योंकि अगर दिल्ली का तुम इनिशियल बोलो जो बोलते हैं एक्चुअल में दिल वालों की दिल्ली, बिकॉज दे जस्ट फील लाइक ओके दिस इज समथिंग, दिस इज आवर हॉस्पिटैलिटी, वी विल गिव। अब वो ये है कि वो बढ़ते बढ़ते अदर जगह से और जगहों से भी, बिकॉज दिल्ली डजंट हैव इट्स ओन कल्चर, इट्स हैज अ इन्फ्लुएंस फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्टेट्स। तो वो कहीं से कुछ आया और वो इवॉल्व होते होते कुछ और हो गया। बेसिकली इट वाज लाइक अ मेजर हॉस्पिटैलिटी दैट वी विल ट्रीट यू लाइक आवर होम, बट इट बिकम्स लाइक तू नौकर है मेरा। सो वो इवॉल्व उस तरीके से हुई है। सो वो भी मतलब क्या है वो बोले, एंड एक्चुअल में बोलूं तो जो कोर डेलीआइट होगा वो शायद से उस कॉन्सर्ट में आपको मिलेगा भी नहीं। वो ये आजकल की वो जेनजी वाली ही वहां पे ऑडियंस मिलेगी। ओ वी वांट टू फ्लेक्स ऑन इंस्टाग्राम, वी वांट टू डू दिस, जो दिल्ली आउटसाइड दिल्ली से आए हुए हैं वो लोग, राइट एग्जैक्टली, एंड जिनको सिर्फ उसका हाईएस्ट इन द रूम और बटरफ्लाई इफेक्ट ही पता होगा उस पे ही वाइब कर रहे होंगे। ये मेरे को पता है बट मैं नहीं गया। अरे आई एम सेइंग कि अब वो बात अलग है कि हम शो कर रहे थे काम ही मिलेंगे वहां पे जिनको सिर्फ ये 2 गाने पता है, उसके अलावा वो वाइब ही नहीं कर पा रहे हो। तो है। अब ये पता वाइब वाली बात से मेरे को याद आया, पता है मैंने डीजेइंग के टाइम पे भी मैंने बहुत, क्योंकि हम बैंगलोर क्लब्स में भी जाते थे, पुणे भी जाते थे, मुंबई भी जाते थे, दिल्ली तो अपना था ही गढ़। अंतर पता क्या था, आप मुंबई जाओगे आपको वहाँ पे ईडीएम मिलेगा, आप पुणे जाओगे टेक्नो मिलेगा, टेक हाउस मिलेगा, वो वाला जॉनर। बैंगलोर जाओगे वहाँ सब चलता है, सब कुछ सुन रहा है, टेक्नो भी चल रहा है, रेव भी चल रहा है, गोवा साइकेडेलिक सबसे ज़्यादा फेमस है। आप दिल्ली आओ पंजाबी लगा दे भाई, पुराने वाले एकदम रेट्रो वो पैक के बाद करण औजला चाहिए भाई उन्हें, उनको नहीं समझ में आता ट्रेविस स्कॉट होगा, तू ट्रेविस स्कॉट अपने घर में भाई, हम तू पंजाबी लगा, यहाँ पे चलता है। मैं चंडीगढ़ परफॉर्म करने गया था, तो तभी तो ये है कि एड शीरन आके करण औजला के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। वो तो व्यूज के लिए कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। मैं चंडीगढ़ गया था, चंडीगढ़ के अंदर मेरा शो था, 26 बुलेवर्ड क्लब था वहाँ पे, उसके अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा खासा परफॉर्मेंस चल रहा है, 40 मिनट हो चुका है, 45 मिनट हो चुका है। साइड से एक बंदा आता है, नैपकिन पे कुछ लिख के लाता है, गाना चला दे वाला। अब मैं और मेरा वहाँ पार्टनर था प्रयास, हम दोनों खड़े हो गए। मैं बजा रहा हूँ, प्रयास ने देखा, मैंने कहा कुछ बोल रहा है, कहता इग्नोर मार। मैं बजा रहा हूँ ठीक है। वो दूसरी बार आया, फिर से कुछ लिखा उसने नैपकिन पे, वहीं खड़े होकर फिर पास किया हमें, हमने फिर इग्नोर कर दिया। तीसरी बार भाई साहब आए, भाई साहब ने ऐसे पीछे से निकाली पिस्तौल रख दिया, अब बजा और फिर तो बजाना पड़ेगा। फिर प्रयास का हुआ कि अभी सीरियस मामला हो रहा है। फिर उसने बाउंसर बुलाया वहाँ पीछे से, भाई ये देखो गन, उसको उठा के बाहर तो ले गए। लेकिन बात क्या है, ये है कल्चर
नॉर्थ के क्लबों का, यहाँ पर लोगों को कॉन्सर्ट नहीं चाहिए भाई, यहाँ पे लोगों को भाई 2 शत पैक पिलाओ, मजे करवा दो 4 घंटा, मजे करवा दो 4 घंटा। घर अपना सोने, मैं जा रहा हूँ सोने। ट्रैविस स्कॉट तू होगा दिलजीत दोसांझ अपने घर में। ये कहा ना कि एक चीज बहुत अच्छी बोली कि दिल्ली का अपना कोई कल्चर नहीं है। हाँ। सिर्फ एक चीज मैं मानता हूँ जो दिल्ली का कल्चर है, जो दिल्ली ने दिया है भारत को, उसे कहते हैं करप्शन। लुटियंस जो हमारी वो क्या लोधी रोड है और वो खान मार्केट गैंग जो वाला पूरा इलाका है, दिल्ली को बात भी कर रहे हैं उसको सिर्फ बदनाम करने के लिए। अभी उन्होंने दिल्ली दिल वालों की ये भी तो बोला है। दिल से लूटते हैं लोगों को भाई। नहीं लूटते वक्त कोई ऐसा है, बुरा मत मानना भाई है तू, बट पैसा मेरा है, बस सिंपल। ये तो दिल्ली का तो एक गेम है। यहाँ मुंह से गाली दे के बोलते कि भाई तू भाई है, वो तो अलग चीज है। नहीं, दिल्ली में गाली नहीं होती, वो फीलिंग होती है, वो गाली नहीं होती, वो दिल्ली में गाली नहीं होती, वो भाई को बहन की गाली देते हैं, वो वाली फीलिंग है वो। इससे मुझे शाहरुख खान का एक बहुत वो डायलॉग याद आया कि तुम लोग मुंबई में, ही वाज जस्ट सिटिंग इन अ समवेयर, ही वाज गिविंग इंटरव्यू एंड ही वाज सेइंग कि तुम लोग क्या गाली देते हो मुंबई में। और ऐसे नहीं होता दिल्ली में, ऐसे रहते हैं बैंड ऐसे करके, ही वाज लाइक गिविंग अ प्रॉपर एक्सेंट। इसमें मेरी रील बन चुकी है, जनता जानती है, वो जनता अच्छे से जानती है शाहरुख खान वाला हिसाब के बाद। हाँ, तो वही चीज़ है ना कि वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल सही है कि यहाँ पर अपना कोई कल्चर नहीं है, तो यहाँ पर लोग जो है बस कुछ भी आ जाए उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, चाहे वो ट्रेविस स्कॉट। अभी कोल्ड प्ले यहाँ पर आ गया होता ना, मैं बता रहा हूँ, रो देता भाई कोल्ड प्ले। आप कोल्ड प्ले की क्या बात कर रहे हो, कॉन्सर्ट तो लोगों की गाड़ियों में चालू हो जाते, 2 पैक पिलाओ तो सही। पूरे आधे से ज्यादा नॉर्थ वेल्ट में, चंडीगढ़, हरियाणा है, इधर यूपी, गाड़ी के अंदर ही बिहार, बूफर लगे पड़े हैं, 2 गाड़ी मिला के बस सिंक में गाना बजाना है। उस ट्रेविस स्कॉट के उससे ज्यादा ये कहीं ना कहीं मेरी तरफ आ रहा था, 2 वूफर, एक आगे एक पीछे, और गाड़ी के अंदर बकायदा लाइट लगी जो कहीं भी डीजे बना देती। दिल्ली पता था अभी 20 इंटीग्रेट होगी। अब मैं मुंबई में होता, अगर मैं मुंबई में होता ना तो मैं ओमनी लेता, वहाँ पे पतली पतली गलियों से निकलना होता। ओमनी यूपी में चलती है, वो सिर्फ उठाने का, एक्स्ट्रा ऑयल के साथ। ओमनी तो बिहार में चलती है। अरे हाँ, वहाँ ज्यादा, वहाँ तो बस ऐसा चक्कर खोल के। यूपी बिहार सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहुंचो कोर यूपी में, हम कह रहे हैं कोर यूपी में पहुंचो, सेम ही है। देखो पता क्या होता है, वो ग्रेडियंट जैसे लगता है ना कलर के अंदर, वैसे उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और वो पूर्वांचल तक जाते जाते मर्ज हो जाता है बिहार वाले सेक्शन में, तो वो वहां मिक्स ब्रीड मिलती है बीच वाले इलाके के। नहीं वो वही है, वो यहाँ से गाजियाबाद से शुरू होगा कट्टे पे, वो बिहार में जाके खत्म होगा दुनाली पे। डिफरेंस ये है, साइज बढ़ रहा है, बस चल यही रहा है। बताइए, और थोड़ा आगे हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, झारखंड तक अगर बॉर्डर ले जाना चाहें तो। झारखंड थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट, सुधरा हुआ एरिया हो जाता है। वहां से बस गुड्डू भैया आएंगे, मुझे ऐसा लगता, वहां बस थोड़े बहुत स्कैम्स चलते हैं। गुड्डू भैया तो, लेकिन गुड्डू भैया तो मिर्जापुर के थे ना, तो मिर्जापुर झारखंड से आ जाता है, आसपास में आ जाता है। जमतारा पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, ज्यादा दूर पड़ना है। वहाँ फोन पे चलता है कि आप अपना फोन दीजिए, हम आपका अकाउंट लेंगे। अंतर है बस, वहाँ पे थोड़ा वो नई पीढ़ी वाले लोग हैं, हमारे यहाँ भी तमंचे चलते हैं, वो ट्रक की पाइप, स्टीयरिंग का पाइप निकाल के जो तमंचे नहीं बनाते हैं। सबसे फनी मुझे याद है, मैंने एक वीडियो देखी अभी झारखंड की, मैं झारखंडी हूँ बाय द वे। वहाँ पे रोड बन रहा था, है ना, लोग गाली दे रहे थे कि रोड वोड नहीं बना है, ये वो रोड बना, बकायदा सीमेंट विमेंट बिछा हुआ था। एक लेडी आती कुल्हाड़ी लेके सारा सीमेंट निकाल के अपने घर लेके जा रही है। मुझे लगता है बीजेपी हेटर होगी, नितिन गडकरी पसंद नहीं, अपना घर बनवाने के लिए। अरे वो निकाल रही है रोड से। ये इन्फ्लुएंस बिहार से आया है, ये इन्फ्लुएंस बिहार से आया है, नॉट फॉर द बिगिनर्स। हाँ यार क्या लोग है यार, वो एकदम हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, वो निकाल रही है, वो उठा के लेके जा रहा है अंदर, ऊपर डाल रहा है। लाइक चलो ठीक है, किसी का तो भला हो ही रहा है, कहीं तो टीम वर्क चल रहा है, कहीं तो प्यार है कि भाई चलो ये नहीं तो सही सीमेंट चुरा, कपल चोरी साथ में कर ले। नया कपल गोल निकला, सीमेंट चुराओ। ऐसे ही घर बनाएंगे, थोड़ा सा बना हुआ, थोड़ा सा ट्रेविस स्कॉट पे भी लपेट दो। ये वही चल रहा है कि डेट पे कहाँ चलना है, सड़क खोदने, सीमेंट लाएंगे। तो चलिए ट्रेविस स्कॉट से आगे बढ़ते हैं। ट्रेविस स्कॉट भी अब आगे बढ़ चुके हैं, एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, तो हम क्या उनके पीछे भागते रहे। ट्रेविस स्कॉट लेकिन काइली जेनर से मूव नहीं कर पाए ना भाई। देखो ट्रेविस स्कॉट, अगर तुम्हें इज्जत ना मिली हो ना, अगर तुम सुन रहे हो, हमारा शो ऑटो ट्रांसलेट में भी चलता है, यहाँ बैठ जाओ आके, यहाँ गा दो थोड़ा हाईएस्ट इन द रूम, हम दे देंगे इज्जत। जैसे तुम्हारा कल कॉलर पकड़ के तुम्हें वो
यार तो बहुत ही गलत है। लोगों ने ऐसे पढ़ के, एक तो तरुण ने भी आज गा के दिखा अरे शुगर मनाओ, कॉलर ही पकड़ा, बाल नहीं पकड़ लिए। बाल पकड़ ले तो और बड़ी बात है। मैं तो बोल रही हूँ मुंह खोल के उसका दांत निकाल के ले यार। भाई तुम अरे उसने कॉलर पे गा दिया होगा, नहीं गाता तो बाल भी पकड़ लेते कि गा कैसे। मैं सिर्फ ये सोच के हैरान हूँ कि वो बंदा दांत के साथ कैसे बच गया भाई दिल्ली में। मैं मतलब नोएडा में होता मैं निकाल लेता भाई। मैं कितना 1-2 डायमंड यहाँ स्टूडियो बन जाता बढ़िया सा, वो ले लेते हैं सामने एनडीटीवी के नीचे ऑफिस ले लेते हैं डायमंड के। लेकिन वैसे कहाँ है ट्रेविस स्कॉट? अगर डरना चाहे कहीं तो बाय चांस अकेला ही रहने दे भाई, पुलिस पकड़ लेगी ना। कहाँ ये सब बातें मत कर। अरे पुलिस वाले भी अब तू प्लानिंग बता दे यहाँ पॉडकास्ट में सब। कोई टेंशन नहीं है पुलिस वालों को। मैं कह रहा हूँ भाई 1 डायमंड तुम्हारा, 2 मेरे, 2 तुम्हारा। आ जाएंगे यहाँ पे भाई जो सी चौकी वाले आना चाहते हो आ जाओ, 1 डायमंड तुम्हारा। रिश्वत देगा, आ जाओ। चिल्ला के सारी स्कीमें बता दो पॉडकास्ट पे। मैं ऑटो ट्रांसलेट ऑफ कर दूंगा, हिंदी में समझ नहीं आएगा ट्रेविस स्कॉट। चलिए ट्रेविस स्कॉट से आगे बढ़ते हैं दिल्ली की सड़कों पे। पहले तो फायर क्रैकर जो था केजरीवाल का एक शाप लगा हुआ था, वो हट गया है अब दिल्ली से। 2 घंटा कितनी देर के लालो किया, ये देखिए पटाखे फट रहे हैं बाहर। फायर क्रैकर की बात हो रही है और फायर क्रैकर बज रहे हैं बाहर। दिवाली पे तो कोई पटाखा बना था, भूल गए, फटा नहीं है वो क्या? अब मेरे पास रॉकेट नहीं थे ना अंदर से चला। ओहो ये आजकल ये ना रिचुअल हो गया है, वो एक कुछ ऐसा जोक मारती है एडल्ट्स। नहीं यार, मैं 18+ करना पड़ जाएगा। मुंह क्यों छुपा रही है? अच्छा ठीक है, ग्रैब 4 की बात, ग्रैब 2 लगा। चलो नहीं, कमिंग बैक टू मुझे क्यों घुमा दिया वहां पे? कमिंग बैक टू ग्रैब ट्रैफिक। ग्रैब 2 है क्या? ग्रैब 4 तो मुझे पता है बहुत तंग किया है, मेरी डस्टर थी बेचारी। उसको इतना रेसिज्म झेलना पड़ा है ना डस्टर को, सिर्फ डीजल ब्राउन था ना वो। बट ब्राउन इंडिया में था, इंडिया में किस बात? मतलब मैं अमेरिका में चला रहा होता उसको तो मैं समझ भी सकता था कि डस्टर पे बता, इंडिया में ब्राउन डस्टर के साथ रेसिज्म हुआ है। सिर्फ डस्टर के साथ नहीं हुआ ना फिर इनकी, तो वो तो सारी ऐसा देखो, डस्टर जो है भोली है दिखने डन एंड डस्टेड। अब B6 नहीं तो वो इतनी बड़ी है, इतनी दिखने में इतनी भयंकर है कि अगर वो चढ़ जाए किसी के ऊपर तो इंसान ऑन द स्पॉट खत्म हो जाए। ये ऐसी बातें हम क्यों करते हैं यार? ऊपर से चलती फिरती रेड फ्लैग भी है। रेड फ्लैग तो मेरे पास है, तो अब भी वाली है। अब तो अब वाली है वो रेड, वो पूरा ही रेड है, वो पूरा ही रेड है। बट सबसे मस्त चीज़ है कि अब जो गाड़ी है ना उस पर ग्रैब 2, ग्रैब 3, ग्रैब 4 कुछ नहीं लगेगा, दौड़ाओ। पर ये है क्यों ग्रैब 2? किस कारण से लगता है? पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से लगता है, और व्हीकलर एमिशंस को भी कंट्रोल करने के लिए, सिंस और कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं। के अंदर शायद से वो बंद होती है ना फैक्ट्रीज आपकी। हाँ, फैक्ट्रीज वगैरह। बट फैक्ट्री बंद करके कितना पोल्यूशन बचा लोगे? अभी यमुना में जाना छठ के टाइम देखना। बट आई थिंक व्हीकल्स वाला नहीं होता, ग्रैब 4 में व्हीकल आते हैं। तो अब मतलब कह रहे हो कि फैक्ट्रियां बंद कर दो? नहीं, ग्रैब 2 में फैक्ट्रियां बंद नहीं होती, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो सर्टेन अमाउंट ही वो रिलीज कर सकती है अपने उससे, एमिशंस एमिट कर सकती है, सारा नहीं बंद करते। तो मतलब अब बेसिकली ये अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे कि क्या करना चाह रही है बीजेपी, उनका पूरा मोटिव ये है कि वो जो केजरीवाल का जो लॉ था ग्रैब, ये केजरीवाल तो लेकर आया था ग्रैब 2, ग्रैब 3, ग्रैब 4 वाला सिस्टम। हाँ, तो इसको ये लोग बेसिकली खत्म करना चाहते हैं जो मुझे लग रहा है अब, क्योंकि इन्होंने अलाउ कर दिया फायर क्रैकर। अब इनको पता है कि भाई फोड़ो, आज सुबह से लगना शुरू हो गया। नहीं ग्रीन क्रैकर्स, नहीं क्रैकर्स पे लेकिन बैन नहीं है। मतलब वो लोगों से रिक्वेस्ट करा ग्रीन क्रैकर्स का ना। हाँ। नहीं सो बैन तो है ही नहीं, रिकमेंडेड है कि आप ग्रीन क्रैकर्स परचेज कीजिए। क्रैकर्स भी क्या कर लेंगे, मतलब आवाज ही करेंगे सिर्फ। मतलब मैं घास से बम बनाऊं अब? नहीं, आपका बम ग्रीन क्रैकर्स में बात तो वही होगी, आप चाहे क्रैकर्स फोड़ो चाहे ग्रीन क्रैकर्स, एमिशन थोड़ा कम होगा, पर कितना ही कम कर लोगे आप? क्या ही कम होगा? देखो यार ऑलरेडी महंगे भी होते हैं। देखो ये जो बम होते हैं ना, ये कांसेप्ट पता कौन लेकर आया था? पाकिस्तान। कौन? बताओ। नहीं हंसे क्यों बताओ? नहीं, मैं सोच रही हूँ कोई हिस्टोरिकल ऐसा फिगर आएगा, हिटलर जैसा। नहीं हिटलर कहाँ से? हिटलर है तो लुफ्तवाफा लाया था वो तो हवाई जहाज सीधा फाइटर जेट्स आए थे ना। हाँ नहीं चेम्बर्स भी आए थे, हिटलर के तो चेम्बर्स भी आए थे। ऐसी बात नहीं है। बारूद इंडिया में लेकर आया था सबसे पहला जो मुगल राजा। मैं बोलने वाली थी, बट सबसे पहला नहीं, दूसरा था। हाँ, पहला था बाबर लेकर आया था बारूद।
वो तोप लेकर आया था जिसके अंदर की वो कैनन डालते थे गोला वाला। हाँ, और उससे दागते थे, और इंडिया के अंदर हम हाथी वाथी यूज करते थे, तो हम पे भारी पड़ जाता था कि भाई ये क्या चीज़ है नहीं, और इसलिए कब्जा कर पाया था। हम इंडियंस निकले, हमने कहा कि भाई ये बम मार रहा है, इसको निकालो, दिवाली फोड़ेंगे इसे। बेस्ट चीज़ निकाली हमने, ठीक है। मगर अगर हम इस चीज़ को कंपैरिजन इस चीज़ का कंपैरिजन करें कि गाड़ी वर्सेस फैक्ट्री वर्सेस दिवाली पे जो फटता है, तीनों में सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन करता है? गाड़ियाँ। फैक्ट्री नहीं, मतलब फैक्ट्रीज का लाइक वेरियस वे में ज्यादा पोल्यूशन वो करते हैं, वाटर पोल्यूशन है। जो नंबर देते हैं उसके हिसाब से बोलते हैं टेल पाइप एमिशंस 40% होता है, जो मुझे नहीं लगता होता। हाँ, मतलब क्योंकि उसमें अकाउंट में नहीं ले रहे हो कि उसमें वेरियस है, व्हीकल्स भी आ रहे हैं। अब अगर आप बोल रहे हो कि 10 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती बिकॉज वो ज़्यादा एमिशन कर रही है, दिल्ली की सरकार की खुद की बसें 15-15, 20-20 साल पुरानी इसीलिए एंड प्लस जितनी गाड़ियां हैं अभी दिल्ली की सड़कों पे, आई फील की व्हीकलर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। एंड इन फैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मैं दिल्ली की ट्रैफिक में देखता हूँ भाई साहब, इतनी गंदी ट्रैफिक, पोल्यूशन वाला तो आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग मान भी रहे। इसको भी कुछ ना कुछ बचने का लोग ऐसे फेक पेपर्स बनवा लेते हैं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं। इट्स वेरी प्रेवलेंट। बट टेल पाइप एमिशंस आपको वो मिलेगा जो एयर क्वालिटी में आ रहा है, जो फैक्ट्रीज से आ रहा है वो एक्चुअल पॉल्यूटेंट है, बिकॉज वो केमिकल्स को एयर में वो कर रहा है, वो स्मोक की तरह नहीं दिख रहा। बहुत प्लास्टिक यूज करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर भी, कि फैक्ट्रीज कितना कर रहे हैं, कार्स कितना कर रहे हैं, बिकॉज आप तो बस उस पे जज कर रहे हो कि ओके विजुअली स्मॉग इतना दिख रहा है तो ये रीजन है, बट उसमें केमिकल कितना है, 2.5 जो पार्टिकल्स है, और वो है वो खाली टेल पाइप से नहीं निकल रहे, वो बहुत जगहों से निकल रहा है। अच्छा, ये एक चीज़ और सोचने की बात है, शायद दिल्ली एनसीआर अकेला ऐसा एक एरिया होगा, या अकेले ऐसा एक स्टेट या सिटी होगा, स्टेट तो नहीं सिटी रीजन होगा, यहाँ पर कि 2 एयरपोर्ट्स होंगे, एक नहीं, एक्चुअली 3 होंगे। एक तो बन चुका है अभी, नहीं, एक तो जेवर बन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, नहीं ऑलमोस्ट कंप्लीट। दूसरा जो जेवर वाला बोल रहे हो ना, इंटरनॉर्डन ऑलमोस्ट बन गया, सब बन चुका, पूरी बिल्डिंग ढांचा बहुत सुंदर लग रहा है, देखने गया था। उसके तो बस ऑपरेशन, इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, नहीं ऑपरेशंस चालू होने बाकी है। देन आईजीआई तो है ही है हमारा, आईजीआई गाजियाबाद में, वो गाजियाबाद में हिंडन है, बट वो डोमेस्टिक है और उसका भी काफी लिमिटेड ज्यादा नहीं है उस पे कुछ, वो अभी फुल ऑपरेशंस पे आया नहीं, प्राइवेट ज्यादा होंगे इस समय। वो अभी भी, क्योंकि एयरफोर्स पहले यूज करता था, तो अभी भी एयरफोर्स ने पूरी तरीके से अपने ऑपरेशंस वहां से मूव नहीं किया। वो ढाका वाली जो थी वो भी तो वहीं उतरी थी, मेरे को जहाँ तक पता है। वो क्या नाम था प्राइम मिनिस्टर का जो भागी थी जब वो हुआ था, हसीना, शेख हसीना, वो यहीं उतरी थी। तो बात ये थी टेक्निकली कि मतलब मेरी डस्टर 10 साल पुरानी है, ठीक है, 2015 बाय, अकॉर्डिंग टू अरविंद केजरीवाल लॉजिक, जो हमारे आईजीआई एयरपोर्ट पे MiG-21 खड़े हुए हैं 60 साल पुराने, वो पोल्यूशन नहीं करते जब उड़ते हैं। कितना होंगे यार वो, भाई वो पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट पे वही सबसे ज्यादा चलते हैं, बाकी तो तुम्हें क्या लगता है रफेल उड़ाते हैं डेली? वो रफेल उड़ता होगा 6 महीने में एक बार गलती। प्लेन्स और गाड़ियों का कंपैरिजन कर नहीं सकते ना यार, उनका पर्पस अलग है। भाई एक हवाई जहाज 60 साल पुराना हवाई जहाज जब उड़ता होगा ना, उसका माइलेज, उसका इंजन, तुम सोच रहे हो कि किस लेवल पे तेल पीता होगा। मॉडिफिकेशंस काफी किए हैं, आई थिंक कुछ पोल्यूशन रिलेटेड भी किया होगा। बट केजरीवाल को फिर कह देना चाहिए ना कि डस्टर में आप मॉडिफाई कर लो। अबे हम लोग क्यों वो पोल्यूशन चेक करवाते हैं? अब पोल्यूशन चेक का भी कौन सा बहुत क्रेडिबल चीज है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा ना, कोर्ट ने नहीं कहा, जब तक कोर्ट नहीं कहेगा तब तक वो लॉ नहीं बन सकता। प्रॉब्लम ये है, वो वही प्रॉब्लम है कि उन्होंने कह दिया कि भाई डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, कल को तुम्हें कोई ठुल्ला पकड़ लेता है और तुम पे चार्ज लगाने की कोशिश करता है तो कोर्ट में देख लेना। अब भाई मैं क्या रिस्क लेके गाड़ी निकाल लूं कि कोई रोक ले मेरे को, किसी का दिमाग खराब हो, कोई बीवी से लड़कर आया हो पुलिस वाला मेरे से आके बज ले, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और 10 साल पुरानी गाड़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो चाहे तो उसी समय अगर उसका दिमाग खराब हो क्रश करवा देगा, तो कोई से रोक भी नहीं पाएगा। और एक बार क्रश हो गई तो क्या कोर्ट जाके तुम फिर डस्टर के लिए साला 3 लाख 4 लाख में बिकेगी गलती से वो, तो ये प्रॉब्लम है। खाली है इसमें एक चीज और भी है ऐड करने के लिए कि तुम 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी बैन तो कर रहे हो, अगर कोई किसी को अपनी गाड़ी चलानी है, किसी को वो करना है, तो उसके लिए प्रोविजंस भी नहीं है। लाइक लिटरली बहुत सारे कलेक्टर्स है जो 60 साल पुरानी गाड़ियां कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों पे वो आ जाता है जब वो पेट्रोल भरवाने जाते हैं, जबकि उसके ऊपर लॉ है कि लेके जा सकते हैं पेट्रोल तक भरवाने और ये सब, वो डेली रनिंग नहीं ले सकते, बट वो उसमें भी उस चीज पे नहीं करते बिकॉज लॉ भी नहीं पता लोगों को। मैं एक चीज तो मैं देख के हैरान हूँ, जब भी मैं सेंट्रल दिल्ली जाता हूँ,
एम्बेसी की गाड़ियां दिखती है मेरे को, ब्लू नंबर प्लेट। पता कौन सी गाड़ी होती है? 25 साल पुरानी कैमरी। मैं को ये अभी तक चल रही है। 2002 की BMW सबसे फेमस। मैं को ये कैसे चल रही है गाड़ियां अभी? ये पोल्यूशन नहीं कर रही क्या? ये तो जर्मन इंजन है। प्राइवेट यूज के लिए नहीं है ना वो गाड़ी प्राइवेट यूज के लिए नहीं है। नहीं होते क्या वो गाड़ियां प्राइवेट यूज के लिए नहीं है, वो अलग प्राइवेट यूज क्या हो गया? मैं ब्रिटिश एम्बेसडर हूँ, मेरे को खान मार्केट चश्मा खरीदने जाना है, मैं वही गाड़ी को लेके जाऊंगा। प्राइवेट यूज तो हो रही है वो। प्राइवेट मैं अगर मैं किसी देश का एम्बेसडर हूँ किसी और देश में, और मैं उस देश में घूम रहा हूँ उस गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी टेक्निकली तो लॉ में आनी चाहिए। कंपनी ने लिया होगा ना, सरकार ने ली होगी वो गाड़ी एक एम्बेसडर को देने के लिए, ना कि नहीं। एम्बेसी हमेशा उस देश की होती है, उस देश का काम होता है वहां पर जो लगा हुआ है। गाड़ी भी वो उस एम्बेसी की होगी ना कि उस बंदे की। तो दिल्ली का तो रूल ये है ना कि 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती, तो भाई हटाओ। बात तो सारी वही है ना कि गाड़ी एम्बेसी की हो या दिल्ली की हो या बंदे की हो, अगर एम्बेसडर ब्रिटिश का है तो पॉल्यूशन तो गाड़ी तभी दिल्ली में ही फैलाएगी। पार्लियामेंट में साला 25 साल पुरानी गाड़ी, मैं को इसका इंजन और रूल्स तो सब पे अप्लाई होंगे ना। वही तो डिस्क्रिमिनेशन है, वही तो डिस्क्रिमिनेशन है जो उसने आम आदमी पार्टी ने स्टार्ट किया था कि सिर्फ यहीं की गाड़ियां बैन करो, बाकी और किसी को नहीं बोला उसने। वो IIT का ग्रेजुएट था भाई, तुम समझो, बहुत दिमाग था उस पे, ये समझो। हम तो बेवकूफ हैं। वो धूप में मफलर पहनता था, हमको लगता था ठंड हो रही है। उसको वो आम आदमी पोर्ट्रे करना था यार खुद को, वो कैरेक्टर में नहीं आएगा तब तक तुम कैसे बिलीव करोगे? बट कौन सा आम आदमी मफलर पहन के घूम रहा है? मैं वही वो भी गर्मी में। उसने एक कैरेक्टर सोचा, अपने मन में इन्विजन किया, और फिर उसने वैसा अपने आप को बनाना शुरू किया कि मैं आप में से ही हूँ, मैं भी इन्हीं रोड सड़कों से जाऊंगा अपना पथ लेने। नहीं सड़कों से तो जा ही नहीं सकता। बली कर्टन्स लगाऊंगा करोड़ों सड़कों से तो वो जा ही नहीं सकता ना, सड़क होनी भी तो चाहिए वहाँ पे, जहाँ गड्ढे हैं। जहाँ पे बनी होगी वो पूरे दिन बैठ के उसकी टीम। पता है केजरीवाल का, मैं दिल्ली में जितनी गाड़ी चलाई है उतना मेरे को समझ में आया कि उसने कैमरा लगाए सड़कों पे, ठीक है, बट उसने इतनी बेवकूफ जगह पे कैमरा लगाया ना, मतलब जहां पर तुम्हारी गाड़ी चल सकती है 100 की स्पीड में, वहां पे 60 की स्पीड की लिमिट लगा कैमरा लगा दिया है। और जहां पर गाड़ी 10 की स्पीड में चलती है वहां पर और गड्ढे खोद दिए हैं। तो तुम गाड़ी टेक्निकली चला नहीं सकते दिल्ली में। अगर तुम मयूर विहार वाली सड़क है, अक्षरधाम वाला जो नोएडा बाईपास का जो फ्लाईओवर है, बढ़िया फ्लाईओवर है, रात को 3-4 बजे वो सड़क खाली होती है, पूरा फ्लाईओवर खाली होता है। अब मैं उस फ्लाईओवर पे रात को 3 बजे क्यों 60 की स्पीड में गाड़ी चलाऊं भाई? अब झेले ना, लेकिन आपने उसके 25,000 का चलाना। मैं मस्त वहां पे लेके गाड़ी को डोल रहा हूँ, मैं खाली है, मैं दौड़ा रहा हूँ डस्टर के भी। क्या बात कर रहे हो, ये कब की बात है? ये अभी मुश्किल, ये मई की बात है। डस्टर भी लगाया तूने भाई? डस्ट 4 चलान कटे रात को 3-4 बजे, क्यों? 120 की स्पीड में थी वहां पे, और वो चलान कटेगा कि 60 की लिमिट है उस सड़क पे। अब मैं ये लेके जाता हूँ कि ये 60 स्लो करके। देखो अभी तक मैं गवर्नमेंट को बहुत कोस रहा था, बट अब नहीं कोसूंगा, क्योंकि मैं कल ही गाड़ी परसों ही गाड़ी वहां से 140 की स्पीड में लेके गया, एक चलान नहीं आया। आई एम लविंग दिस। वेट करो, मेरा चलान पता कब आया है? मेरा मई का चलान आया है सितंबर में, आएगा। और हम डेली वहां से निकलते हैं और हम देखते हैं कि कौन तेज गया, ये गया, ये नया बंदा है हाईवे पे। क्योंकि मैं उस पे दिन में आप नहीं चला सकते उस स्पीड में, लेकिन रात को आप दौड़ा सकते हो वहां पे। नहीं, अगर दौड़ाते वक्त ध्यान से देखोगे कैमरा चल नहीं रहा है, एक पे भी लाइट नहीं चलता। दिल्ली कैमरा चलता है, खराब पड़े चलते कैमरा उल्टी तरफ लगा रखे हैं, बैक की तरफ, वहां से स्पीड रिकॉर्ड होती है। नहीं वो है, कुछ कैमरेस बंद भी हो जाते हैं, बट वो वाले उस पे नहीं होते हाईवे पे। देखो ब्लिंक कर रहे होते हैं, रेड लाइट ब्लिंक कर रही होती है। नोएडा के कैमरे बंद कर देते हैं रात को, दिल्ली के नहीं। हाँ, नोएडा के दिन में चल भी रहोगे तो क्या कर लेंगे? नहीं, नोएडा ट्रैफिक है, ये जो हाईवे वाला जो जाता है ना सड़क सीधा मयूर विहार की तरफ, उसमें 3 लेने हैं, ठीक है। और क्या होता है, वो 2 जगह पे कटता है, एक 18 पे कटता है, एक आगे जाके DND पे कटता है। इतने बड़े मंदबुद्धि लोग होते हैं, वो लास्ट की लेन में रखे हैं गाड़ी, और उनको बिल्कुल एंड मोमेंट याद आएगा कि यहाँ से DND कटा। सबसे ज्यादा स्लो चलाने वाले लोग। तो उस सड़क पे इन्होंने क्या किया है, कैमरा लगा दिया है ऊपर, और लेन चेंजिंग प्रोहिबिट कर दी है। तो आप अगर मिडिल लेन में हो तो आप लेन चेंज नहीं कर सकते हो सड़क से जाते हुए। अगर आप लास्ट लेन में तो चेंज नहीं कर सकते, और थर्ड में तो चेंज नहीं कर सकते। और एक जो सबसे अनोइंग बात होती है, डेली, और मैं डेली देखता हूँ कोई उस नियम को फॉलो नहीं करता, किसी का चालान नहीं कटता वहां, और कैमरे लगे, पूरी लाइन से कैमरे लगे हुए हैं। बोलने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि कोई मानेगा ही नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं, जितना मर्जी चालान लगा लो यार। ऐसा थोड़ी होता है, तो रूल्स होते हैं ना, उसके कुछ आपको अप्लाई करना आना चाहिए आपके लोग समझने के लिए। अरे सिविक सेंस की बात तो छोड़ ही दो भाई, नोएडा में थर्ड लेन में लोग सबसे ज्यादा स्लो चलाते हैं। वही तो रूल समझ भी तो आने चाहिए लोगों को। ये पता क्या है, ये क्या है,
देखो सबसे कम तो सिविक सेंस मेरे में होगा, मैं ग्रैब 4 में डीजल लेकर डोलता था, डस्टर ऐसी बातें चलाता नहीं था मैं। अब कबूल सकता हूँ क्योंकि अब तो केजरीवाल जी चलेगा, क्या फाइन लगाओगे मेरे पे। वो बात अलग है कि आप सिविक सेंस आती है कि नहीं आती। बात ये होती है इंडिया के अंदर ना, लोगों को चाहिए फटाफट से हो जाए काम यार, खत्म करो। अब उसके लिए कट रहा है 1000 रुपए का चालान कट जाए, जब तक पकड़े नहीं गए तब तक सब सही है, सब एक वो देखते हैं वाला एटीट्यूड है ना यहाँ पे जो बहुत प्रेवलेंट है। देखेंगे हाँ, देखी जाएगी। ये मेरा बाप चीज को सबसे ज्यादा होती है। मैं बताता हूँ क्या हरकत है। हम ऑफिस जाते हो तो रोज मैं बीजेपी के ऑफिस के सामने से निकलता हूँ। उस रोड पे तुम बिलीव नहीं करोगे जितने लगे हुए हैं, हर एक पोल पे नाना करते हुए 7-7, 8-8 कैमरा लगे हुए हैं एक पोल पे, और ऐसे हर पोल पे लगे हुए हैं। वहां पे पुलिस वाले हैं, वहां पे आप लेन चेंज नहीं कर सकते, वहां पे जिस लेन में आपको उसी लेन में चलना है। बट वहां पे अगर तुम एक लेन में चल रहे हो, तुम्हारी गाड़ी आगे वाला धीरे चला रहा है ना, तुम्हें पुलिस वाला आवाज देके कर देगा इधर से कर निकाल ले। तो जब पुलिस वाला रूल नहीं मान रहा तो दूसरा ऐसा होगा कि अरे भाई मैं तो पहले निकलूं, बाकी देखा जाएगा भाड़ में। रही दूसरी चीज, जो धीरे चला रहा है सबसे बेड़ा करके गूगल जीपीएस में, क्योंकि उनको होता है ये आया क्योंकि उनका चल रहा होता है 80 मीटर 40 मीटर 60 मीटर पीछे निकल गया। तो इंसान चलाएगा 10 की स्पीड में। आज एग्जैक्टली ये हुआ है हमारे साथ कि हमें लेना था, लाइक हमें यू टर्न लेना था, बट वो प्रॉपर्ली यू टर्न भी नहीं दिखा रहा है और हम हाईवे पे चले गए, फिर हम वहां से यू टर्न लेकर आए हैं। 1 मिनट का रास्ता हमारा 10 मिनट का हो गया। गूगल मैप रॉन्ग साइड दिखा रहा था, रॉन्ग साइड से जाओ। गूगल मैप कह रहे यहाँ से निकल जाओ। अरे वो गूगल वाले वो होंगे कि अरे भैया आप हम पे क्या वो कर रहे हो, पनवाड़ी से पूछो। वो गूगल भी ना, वो दिल्ली की सड़कें है ना, यही तो कहते हैं कि दिल्ली में टेस्ला क्यों नहीं चल पाएगी, क्योंकि टेस्ला कंफ्यूज है कि मैं जाऊं किस वाली साइड में, क्योंकि यहाँ से तो गाड़ी आ रही है, मैप कह रहा है यहाँ जाना है, इधर से रास्ता जाएगा। टेस्ला के लिए सबसे बड़ा कंपटीशन पता क्या होगा दिल्ली की सड़कों पे? 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स। हाँ, इन कीड़ों का गाय भरोसा नहीं है। गाय कहाँ जाएगी? गाँव माता सबसे, गाय भी नहीं, गाय तो फिर भी प्रेडिक्टेबल है। गाय धीरे चल रही है, दिख जाएगी। बाइक वाले जो काटते हैं सामने से, वो तो है, वो तो बिल्कुल सही बात है। आज पता क्या हुआ, हम आ रहे हैं, हाँ। गाड़ी में आ रहे हैं, रॉन्ग साइड भाई 2 लेन की है, मयूर विहार वाली सड़क ही है, फ्लाईओवर के नीचे साइड वाली जो है, 2 लेन की सड़क है वो, ठीक है। ऑटो चल रहा है सबसे फास्ट लेन के अंदर, स्लो लेन के अंदर हमने, और हमें फास्ट जाना है, तो ऑटो स्लो चल रहा है फास्ट लेन में, हम उसके पीछे है। अब मैंने कहा घुमाना है मेरे को, अब मैंने कहा मैं भगाऊंगा और मैं स्लो लेन में डाल के भगाने वाला हूँ। मैंने स्लो लेन में काटी है गाड़ी और मैंने रेस दी। अब मेरी गाड़ी की मेरी लाइट जो हाई बीम पे नहीं थी, लो बीम पे थी, मेरे को दिखी नहीं, सामने से गाय रॉन्ग साइड उसी लेन में चलती हुई आ रही और मस्त वो नहीं हट रही वहां से, इसलिए वो फट गई देख के सामने। और लिटरली ना सो कैजुअल वैसे चबाते हुए चली गई। लाइक तुम देखो, मैं जा रही हूँ, तुम अपना देखो। और सबसे मस्त चीज ये थी, लगेगी तो तेरी गाड़ी पे लगेगी, मैं तो जा रही हूँ, क्या मारू क्या। अरे वो सच में ऐसी थी, वो पता क्या कर रही, मतलब एक होता है ना कि कुत्ते के सामने तुम गाड़ी लेके जाओगे ना तो कुत्ता हट जाता है सामने, भाई वो मेरी गाड़ी को कम से कम 60 की स्पीड में चली जाए, कुछ नहीं चेंज किया, वो सीधा चली जा रही है कैजुअली चबाते हुए साइड मोड में थी। वरना मैं नहीं हट रही, सुसाइड कमिट करना, सामने जो आ रहा है वो हटेगा तो हटेगा, वरना मैं नहीं हट रही। सारी गायें होती है यार देखो, इंडिया में ना सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों को भी सिविक सेंस नहीं है, बात यहाँ किसी को नहीं पता। इंडिया इसलिए इंडिया है, इसलिए हम इतना जबरदस्त है, वो अमेरिका की तरह नहीं है। डाइवर्स इन ऑल। यार लोग भी अजीब है, पता है वही जो मयूर विहार के सामने प्रॉपर रोड है, वो रोड बंद क्यों किया है? क्योंकि वहाँ पे गाय को लोग खाना डालते हैं रोड पे, वो रोड बंद है बीच में इतना। यार और रोड और लेन की बात तो छोड़ ही दो इंडिया में। मैं अभी रिसेंटली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे था, जिस लेन पे 140 की स्पीड लिमिट है वहां पे बंदा बैक आ रहा है 40 की स्पीड पे भी नहीं, गाड़ी बैक कर रहा है। और दूर से देखने में तुम्हें ऐसा लगेगा कि गाड़ी शायद से खराब है तो तुम काट लो। मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं हॉर्न मार रहा हूँ कि साइड कर लेगा या क्या खराब है क्या है पता नहीं। मैं थोड़ी आगे जाता हूँ, मैंने बंदे को ब्रेक मार के वहां पे गाड़ी स्लो करके कि क्या हो गया, गाड़ी खराब हो गई तो हेल्प करके साइड में। कहता नहीं भैया पीछे से कट चला गया और वो कट 10-15 मिनट दूर है और एक्सप्रेसवे की स्पीड के हिसाब से गूगल बैक आ रहा है वो बंदा। गूगल मैप का विक्टिम था टिर्री वाले हैं। टिर्री तो भाई वो आतंक है, टिर्री वो तो
ई रिक्शा भाई तो 3 व्हीलर्स भाई साहब कीड़े हैं ये सोसाइटी के अनवांटेड चीजें हैं। ये बहुत गलत बोल रहे कीड़े हैं। अब अरे सही में यार मैं बता रहा हूँ। अबे वो सीरिंज मार के लपेट लगे तो तुम्हें यहाँ तो फिर भी ठीक है नॉर्मल दिखेंगे कि खुली सड़कें आराम से घूम रहे हैं। तुम दिल्ली के अंदर आओगे इतनी पतली सड़कों पे भी वो ऐसे चलाते हैं ना कि बहन खरीद रखी है उन्होंने सड़क। इधर देखेगा यही आपने गलत आइडियोलॉजी दी है उसकी। वो कीड़े नहीं है, वो उस रोड के मालिक है। तुम मकान मालिक नहीं हो वहाँ पे, तुम रेंट पे आ रहे हो, वो मकान मालिक है। हाँ टैक्स मैं भरता हूँ, टीडीएस हमारा कटे है, फालतू के अंदर जीएसटी मैं भरूँ। अरे तो यही तो होता है ना, सिस्टम लगा के चलते हैं हरामखोर के। मेरे से बड़ा नहीं होगा। अबे यार तो उनके सिस्टम देखिए कभी, और गाने की प्लेलिस्ट उनकी ओए होए होए होए। नहीं यार ऐसे जाएंगे अचानक से कट ले लेंगे। तुम सब, मैं तो गिर गई थी यार बट आई स्वेयर मैं थी शाहीन बाग में, और एक तो मैं जा रही हूँ एकदम पतला सा रास्ता है, मैं उतरूँ तो सीधा दीवार है, मैं कहीं उतर ही नहीं सकती, ठीक है, और नाली है और दीवार है, और चले जा रहे हैं वो टिर्रे इतना ऊंचा सा एक वो आया स्पीड ब्रेकर जो भी कहते हैं, उसको ऊपर चलाना उसने गिरा दिया। अरे मैं गिर गई, और मैं बहुत मस्त गिरी थी, माउंटेन से जैसे मैं गिरी हूँ ऐसे रोल होते गिरी, और मैं वो टिर्री वाला उठा चल गया। ये तो उसने बहुत तमीज में करा कि वो चला गया, नहीं तो वो रुक के बोलता है क्या हुआ, गिर गई क्या। और नहीं पता वो भाग गया कि ना अब ये लोग पकड़ के पीट दे या कुछ कर दे। और मैं गूगल मैप्स लगा के फिर मैंने मेट्रो स्टेशन ढूंढा है वहाँ पे। पैर में चोट लगी वो अलग। बहुत मजाक में बात कर रहे हैं। मेरी वन ऑफ माय फ्रेंड एक्चुअली उसका इतना ज्यादा वो उसका भी टिर्री से एक्सीडेंट हुआ था, उसको कट आ गए थे भाई, उसको लिटरली कट भी आए थे यार, मेरे को स्वेलिंग हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी 2-3 दिन टिर्री से गिर के एक्सीडेंट हो गया था। थोड़ा सा इसको सीरियस ले जाना चाहूंगा। नहीं सही में ये बहुत डेंजरस होता है। क्यों? मेरी जो फर्स्ट कजन थी वो रिक्शा, उस समय रिक्शे होते थे वो जो 3 व्हीलर वाला रिक्शा, बड़ा पेडल वाला, वो भले कहीं ना कहीं सेफ होता था टिर्री से, तो स्पीड धीरे होती थी ना। हाँ लेकिन उससे अगर आप गिरते थे ना बहुत भयंकर चोट लगती थी, बहुत ऊंची सीट होती थी उसकी। और मेरी बहन थी, कजन थी, वो गिरी थी उससे स्कूल के टाइम पे अपने, और वो इतना भयंकर इम्पैक्ट था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 8-9 साल के अंदर वहाँ पे ट्यूमर डेवलप हो गया था, और लिटरली वो ऑपरेट करके जो है वो लिटरली कैंसर में कन्वर्ट होने जा रहा था जब उसको निकाला गया वहाँ से, उस ट्यूमर को। तो जो अंदरूनी चोटें होती है ना वो ऐसी इतनी भयानक हो सकती हैं। इसलिए ये टिर्री विर्री ठीक है, एक चीज़ है कि ठीक है वो कम्यूटर के लिए जो है वो ईजी हो जा रहा है, अफोर्डेबल है, बट ये भारत सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई वो किसके हाथ में क्या दे रहे हैं। अरे वो भारत सरकार आके थोड़ी वो बोलते हैं कि नहीं तुम जाओ कहीं से भी कट ले लो। नहीं पर फिर एक टेस्ट होना चाहिए ना उन लोगों का पहले, वो टेस्ट उस लेने का नहीं पता है। ये लोग इनको ना मतलब ये इतना बेचारे नहीं समझना चाहिए इनको। मैं एक दिन वही सेक्टर 18 वाले मेट्रो स्टेशन से, मैंने बताया था ना, मैं वेट कर रही थी, वो टिर्री आके रुकी और पुलिस वाला आके बैठ गया, कहता है चलान दो, यहाँ रोकना नहीं है ये वो। और वो मुझे बेचारा सा लगा, मैं सोच रही थी अरे बेचारे को पकड़ लिया, पैसे लेगा अब इससे। तो वो जैसे ही उतरा ना उसने टिर्री भगा ली अपनी, और मेरे को बोला बैठो बैठो, मैं भी बैठ गई कि हमने तो रेस्क्यू ऐसे मस्त भाग गए हम। और आगे जाके कह रहा है कि ये लोग ऐसे हैं, पैसे वैसे ले लेते हैं। मैं बोल रही हूँ हाँ भैया बहुत बुरा होता है ये वो। कहता है मेरे को तो बहुत चालान है, मैं कभी नहीं भरता। हम क्यों भरे, हम थोड़ी भरते हैं, मेरी तो गाड़ी का पेपर भी फेल है। मैं बोल रही हूँ कि इसको बेचारा समझ रही थी, फ्लेक्स कर रहा है ये चीजें। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फ्लेक्स कर रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तुम्हें सोचो ना 50,000 की टिर्री के ऊपर 1 लाख का चालान जाती है भाई, 50,000 का कह रहा है, लाख रुपए की आती है। बैटरी टू बैटरी डिपेंड करता है ना, जितना मेरे को पता होता लाख रुपए की, लाख की भी आती है। शॉर्ट रूट्स पे चलती है। एक बार मैं दूर चली गई थी, मेरा पूरा बॉडी हिल गया था उसमें। मेन रोड पे चलती देखी है मैंने दिल्ली ना, उसमें शॉकर लगा होता है ना, सस्पेंशन है उसमें, बस वो लोहे की रॉड डाल दी है, 2 पहिया लगा दिए हैं, दौड़ाओ। और वही लोहा बजता रहता है हर खड्डे पे, आवाज बजती है ठंग ठंग। बट वो तो कुछ भी कहो ना, इंडिया की मेंटालिटी है, जहाँ लोहा है वो सेफ है। टाटा चली क्यों इतने साल तक? नहीं वो गाड़ी अच्छी है, टाटा इंडिका चलती फिरती वो था वो। अभी टाटा की गाड़ी की एक वीडियो आई थी ऐसी इंस्टाग्राम पे कि उसने एक आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारी, सुजुकी गाड़ी थी आगे, बीच में टाटा और पीछे एक और सुजुकी। भाई साहब आगे वाली गाड़ी का बैक खत्म, पीछे वाली गाड़ी का फ्रंट खत्म। ये तो है, टाटा वैसी की कैसी है यार, वो टाटा स्टील है ना। था ना जो नेक्सॉन को लेकर कि नोएडा की मल्टी लेवल पार्किंग की वो
बिल्डिंग सी थी, उस पे गिर गई थी, सीलिंग गिर गई थी, एंड देन वो गाड़ी इंटैक्ट थी। बात वो नहीं है, आप जिससे कंपेयर कर रहे हो वो मारुति है, वो कच्चा लोहा बनाती है भाई। वो गाड़ियों की दुनिया की सुसाइड बॉम्बर है। उसमें तुम हाथ मारो, मुक्का मारो, गाड़ी में डेंट आ जाएगा। बट स्टिल यार, टाटा को उस टाइम पे देखा तो मेरी खुद की ऐसे मैं अंदर से इंप्रेस हो गया था। टाटा की गाड़ी बाहर से कितनी मजबूत हो, अंदर से नहीं चलती, मैंने देखा। अंदर से बेकार है, इंटीरियर बेकार होता है। इंटीरियर बेकार नहीं, गाड़ी चलती भी नहीं है। चलती मैंने अगर लाइफ में कहीं ऐसा देखा हो ना कि कितनी गाड़ियां खराब हुई हैं सड़क पे, कि बस खड़ी हुई हैं, कि खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गया यार, टाटा दिखता है मुझे। मेजॉरिटी ऑफ टाटा की गाड़ी चलाई है मैंने, अच्छी खासी चलाई है, लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि मेरे को दिक्कत है, बस दिखने में बेकार। अंतर ये है टाटा और सुजुकी में, जो मेरे को समझ में आया, सुजुकी का इंजन बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छी माइलेज निकाल के देता है। टाटा बिल्ट वाइज बहुत अच्छी है, बट अंदर से वो खोखली है। मैं जब अपनी लेने गया था ना, उसी टाइम पर टाटा ने अपनी लॉन्च करी थी, कर्व लॉन्च करी थी भाई। मैं कर्व के अंदर जाके बैठा, मैंने कहा ये तो मतलब ये जो इंटीरियर इसका है, ये 2009 में हुआ करता था, जो उस टाइम पर एक्सेंट आती थी Hyundai की। ये वो इंटीरियर है। कंपेयर भी तो फिर Hyundai से करते हो ना, जो कि गाड़ियां जानते ही उसे। मैं Hyundai से कंपेयर नहीं, मैं महिंद्रा से कंपेयर कर रहा था। मैं B6 को एक साइड पे देख रहा हूँ और एक साइड पे मैं टाटा कर्व देख रहा हूँ, और दोनों सेम प्राइस मॉडल पे हैं, दोनों EVs हैं। नहीं, बात यहाँ पे आ जाती है कि कौन से मेकर ने कौन सी टेक्नोलॉजी अडाप्ट कर ली। अगर महिंद्रा की भी आप OG वाले देखोगे, स्कॉर्पियो क्लासिक और ये सब, उनका भी क्या ही इंटीरियर है, कुछ नहीं है। रॉस स्कॉर्पियो का तो बेकार है, बेयरसेल गाड़ी है, बहुत थार बेयरसेल गाड़ी है, वो कुछ नहीं है। ये जो उनका इलेक्ट्रिक जोन आया तो उन्होंने वो अडेप्ट कर लिया, और वो भी ग्लोबल मार्केट की वजह से कर लिया। टाटा ने वो नहीं किया, टाटा का सीधा ये बिक रहा है, वो चल रहा है। मारुति का सेम है, वो बस गवर्नमेंट के साथ चल रही है, इस वजह से वो सही है। अभी जैसे ये शुरू हुआ जो E20 वाला हुआ, उन्होंने साफ बोल दिया 5,000-6,000 दो, हम कन्वर्जन किट दे रहे हैं आपको, तो वो चीज अच्छी है। प्लस मारुति ऐसी है, किसी के पास भी ले जाओ, हम तब भी गारंटी दे देंगे गाड़ी की। हर एक नुक्कड़ का मैकेनिक जानता है कि कहाँ उसको मारने है गाड़ी में हाथ, इंजन में, और वो सही हो जाएगा। चप्पा चप्पा पता है उसको। हाँ। गाड़ी का ये तो है ही। चलिए, ट्रैफिक पे तो कुछ इतना खास था नहीं, क्या ही बात करते हो उस पर, गाड़ियों पे चर्चा हो गई, अच्छी बात है। E20 फ्यूल फलाना ढंका सब दिल्ली निचोड़ दिया हमने इस शो में। मिलते हैं आप लोगों से, समाप्त करेंगे इस शो को, यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। ट्रेविस स्कॉट जो दिल्ली और जो भी बची हुई वेन्यूज़ हैं, बस मुंबई और दिल्ली है अभी, मुंबई दिल्ली है। मुंबई भी खाली जाए तेरा, दुआ करूंगा मैं रात को। दुआ करूंगा मैं रात को। हाउ दुआ क्यों करोगे यार? उसका गाना करना यार, वो मेरे को जानना है वो कौन से फ्लोर पे रुका हुआ है। मैं जानना है, दांत निकालने तो मैं दांत निकालने हैं। हाँ, दांत भी निकालने, और मैं देखना चाहता हूँ कि हाईएस्ट अंदर रूम गाना तो बनाया रह भी रहा कि नहीं रहा उसमें। ग्राउंड फ्लोर पे कमरा, बेसमेंट में घर निकाल रहा है, बेसमेंट में उसको रेडिसन वालों ने अंदर घुसने नहीं दिया, उसको ड्राइवर को भेज दो, तू जाके पहले संभाल भाई। तू अंदर कहाँ जा रहा है, और दांत इधर दे नकली दर्द दिया तो उत्तम नगर रहता है। तो वही है ना, उत्तर में रहता है, चुराए कहाँ से दांत? उत्तम नगर मुंबई। तू जेबें चेक करा अपनी। मुंबई में ये आईफोन तेरा नहीं लग रहा है। मुंबई में पूरी पॉसिबिलिटी है होने की, बट आई विल नॉट इवन बी सरप्राइज्ड। मुंबई में तो और भयंकर है, वहां वो स्लम वाले पकड़ लेंगे उसको, जितने डिवाइन के भाई कहां से भाग के निकला है मेरा इधर। कह रही चौल, ये MC स्टैंड कॉपी कर रहा है, इसको पकड़ साढ़े लाओ यहाँ पे। वो यहाँ पे पुलिस वालों को भी बोलेगा कि मैं फॉरेनर हूँ, के कहाँ से, वो कहेगा नाइजीरियन, इसको पकड़ साढ़े कोकेन होगा इसी बैग के अंदर निकाल। तो ये वो वाला रास्ते निकल भी जाएगी। कोई भरोसा नहीं है, वो और भी बड़े लेवल हो सकते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई इफेक्ट हमने गाना सुना ही है, उसमें कौन कौन से इफेक्ट चल रहे थे उसकी खोपड़ी में हमें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ शो पे फैमिली शो है ना, क्या करें, फैमिली शो पे बहुत ये फैमिली बना देने वाला शो है, मैं हमेशा यही कहता हूँ। चलिए समाप्त करते हैं आज का ये शो, एपिसोड नंबर क्या था, 43। मिलते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते ऑन हैलोवीन वीक। भूत प्रेत पिशाच कुछ आत्माएं बुलाएंगी, यहाँ पे बुलाई गई हैं, आएंगी वो 31 को प्रकट होंगी। एक आत्मा इनमें जाएगी, एक आत्मा इनमें जाएगी, एक आत्मा मेरे में जाएगी, एक आत्मा इनमें जाएगी। हमारी आत्मा नहीं है, आत्मा ही नहीं है, मतलब हमारे अंदर जाएगी नहीं कहीं पे, हम बताएंगे। इनमें देसी आत्मा जाएगी, हमें विदेशी जाएगी, बस इतना अंतर है। मिलते हैं आप लोगों से 31 अक्टूबर की नाइट को ऑन द हैलोवीन स्पेशल शो। तब तक ध्यान रखिए, केयर मनाइए, ध्यान करिए और सो जाइए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय बाय। India's #1 channel for every viral trend, The Real Talk, and the next
big thing. This is Kalinga Worldwide Network, and you're watching Pop Nation. Pop Nation work.